नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी गद्य के बारे में। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है और कल आपका पेपर है, वैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर कल है, और जैसे आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजेपीआर बरेली रोहिलखंड, ठीक है, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, या चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इसके अलावा आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, या इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। तो कुछ का पेपर हो चुका, कुछ का नहीं हुआ है। जिनका हो गया है उनके लिए बहुत ही बढ़िया, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दूं कि आज मैं एक पेपर सॉल्व करूंगा जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा। पूरा का पूरा पेपर आपका सॉल्व करूंगा। 2025 का नहीं, अभी का पेपर है। 2-3 दिन पहले का पेपर हुआ है बच्चों का, और उससे पहले मैंने एक मैराथन क्लास ली थी, तो उस क्लास से उसमें बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था। और ये पेपर आपको दिखाऊंगा कि कैसे पेपर आपका राम मनोहर लोहिया का आने वाला है। सेम इसी पैटर्न पर आएगा, और आप देख लीजिए ये आपकी परीक्षा के लिए 2026 में परीक्षा देंगे, 27 में देंगे, 28 में देंगे, सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। हिंदी गद्य की ये मैराथन क्लास जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस होंगे। आपको बता दूं इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, यानी कि यहाँ पर आपको सेम पैटर्न पूरा पेपर में अपने इसी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण पेपर को सॉल्व करूंगा। 10 अति लघु उत्तरीय, कम से कम 4-5 आपके लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कम से कम 6 लघु उत्तरीय होंगे, और आपके 4 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैंने रखा है। व्याख्या वाले प्रश्न भी इसमें रखे गए हैं, ठीक है, जैसे कहानी वगैरह की व्याख्या कैसे लिखी जाती है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, वो सब भी इसमें हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। 2 चैनल और आपके हैं, एक का नाम है को करिकुलर मास्टर और एक का नाम है बीए करेकर। इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपकी ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज वगैरह यानी कि को करिकुलर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी होती है, और बाकी जो है यूनिवर्सिटीज की जो पेपर वगैरह होते हैं सबको सॉल्व किए जाते हैं आपके बीए करेकर पर और इस पर। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे शुक्ला डिपार्टमेंट चैनल। तो सबसे पहले आपको मैं पेपर दिखाने का प्रयास कर दूंगा, पर्चा कुछ कैसे ऐसे आता है आपका। देखिए पेपर आपका देख लीजिए सभी लोग। पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025, ठीक है, हिंदी साहित्य का पेपर है, हिंदी गद्य का। बेसिकली 2 घंटे का आपका समय आपको मिलेगा। 75 नंबर का आपका पेपर होता है पूर्णांक। सभी खंडों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। खंड आ, खंड बा और खंड सा, 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ होता है। खंड आ की बात की जाए तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट, इन सभी प्रश्नों के सभी भाग के उत्तर देने हैं। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। सेम पैटर्न राम मनोहर लोहिया वाला पैटर्न है पूरा का पूरा, ठीक है। 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चंस करने, 3-3 नंबर का एक प्रश्न, 30 नंबर आपको मिलेंगे सेम इसी पैटर्न पर, और लगभग में यही पेपर आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है कि यही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में फंस जाए। कल की परीक्षा में विश्वास मानिए एकदम 100% यही आने वाला है। ये बात मैं फुल दावेदारी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आएंगे, क्योंकि पैटर्न आपका सेम यही है, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पर राम मनोहर लोहिया का पेपर आएगा, सेम इसी पैटर्न पर यही पेपर, यानी पेपर आप देख रहे हैं, ठीक है। आपको बता दूं और कोई नहीं बताने वाला इस चीज को इतना जबरदस्त तरीके से। शुक्ला एचडी पॉइंट पर आपके चहीते शुक्ला सर ही ऐसा कर सकते हैं, और चूंकि आप लोगों का मोटिवेशन मिलता है, आप लोग इतना ज्यादा हमको मेहनत करवाने के लिए मोटिवेट कर देते हैं कि गुरुजी क्लास चाहिए, क्लास चाहिए। मैंने 3 क्लास हिंदी साहित्य के भी जस्ट मॉडल पेपर की 3 पेपर को सॉल्व करके दी है, लेकिन आप कहते हैं गुरुजी पेपर से एक दिन पहले आपका जब तक नहीं देख लेते तब तक हमको मजा नहीं आता है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग की शुरुआत हुई, और भारतेंदु युग में ही हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव हुआ। अभी सभी प्रश्नों के उत्तर को मैं बारीकी के साथ आपको समझाऊंगा। बहरहाल इस पर आप अभी चर्चा करें, क्वेश्चंस की चर्चा कर लें, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं लिख करके आपको बताऊंगा। हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु के उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। उनके 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। गोदान, गबन, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ऐसे तमाम उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। सेवा सदन, ये सब उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। ये सब जुबान पे आपके रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी की प्रथम कहानी और उसके लेखिका का नाम लिखिए। देखिए हिंदी की प्रथम कहानी और उसके लेखिका, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये लेखिका पूछा गया है, यानी कि दुलाई वाली बंग महिला। यहाँ पर हिंदी की प्रथम कहानी जिसकी लेखक कौन है, लेखिका है, यहाँ पर दुलाई वाली बंग महिला हो जाएगा, ठीक है। दुलाई वाली एक रचना जिसको किसने लिखा, मैं यहीं पर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका भी डिबेट में, दुलाई वाली आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि दुलाई वाली
एक कविता है जिसको लिखा है किसने, बंग महिला। धुलाई वाली बंग महिला ये आपकी हिंदी की पहली कहानी है जिसको एक लेखिका ने लिखा है। तो आपसे प्रश्न इसीलिए पूछा गया, यहाँ पर लेखिका शब्द पर गौर करें बेटा। लेखिका शब्द यहाँ पर इसलिए दिया गया ताकि जो है ये कहानी आप बताएं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर हिंदी की पहली कहानी को लेकर के भी लिख डाला है, ठीक है। अभी मैंने चूंकि लेखक ही पढ़ा था मैंने, तो मैं लिखा हूं जो क्वेश्चंस उसमें मैंने लेखक का नाम लिखा और दो लेखक मैंने बेसिकली इसमें रखे हैं। एक तो आपके जो है इंदुमती कहानी जो है, इंदुमती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। इंदुमती को लिखा है किसने, किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, 1900 में प्रकाशन हुई सरस्वती पत्रिका से, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को मानते हैं, लेकिन इस पर जो है टेम्पेस्ट नाम की एक रचना है उसका छाया अनुवाद इसको कहा जाता है। तो यानी कि ये एक मौलिक कहानी की श्रृंखला में उतनी ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाती, चूंकि इस पर बहुत सारे विद्वानों ने प्रश्न खड़ा कर दिया। ऐसे में हिंदी की पहली कहानी का जो गौरव आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इनको प्राप्त था, ये एक प्रकार से वर्तमान में नहीं रहा, क्योंकि अब जो है आधुनिक शोधों के अनुसार एक व्यक्ति है, उनका नाम है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे की एक कहानी का नाम है, क्या कहानी है उनकी, उनकी कहानी का नाम है बेटा, उनकी कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी यहां पर रहा है टोकरी, एक टोकरी भर मिट्टी जो है, इस कहानी को लिखा माधवराव सप्रे की हिंदी की पहली कहानी होने का गौरव इसको प्राप्त है। आपसे पूछे हिंदी की पहली कहानी कौन मानी जाती थी, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की हिंदी की पहली कहानी वर्तमान में कौन है आधुनिक शोधों के अनुसार, तो ये जो है एक टोकरी भर मिट्टी किशोरीलाल माधवराव सप्रे की। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है हिंदी की प्रथम कहानी और उसके लेखिका का नाम। देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, बजा दिया था, हम भी इसमें कंफ्यूज ही हो गए थे। तो हिंदी की पहली लेखिका जिन्होंने कहानी लिखी है बंग महिला, जिन्होंने दुलाई वाली नाम की रचना लिखी, ठीक है, ये बात आप ध्यान, इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। अभी मैं आगे सभी प्रश्नों के उत्तर को बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है, अंधेर नगरी और भारत भारती के रचनाकारों का नाम लिखिए, इन दोनों रचनाओं की विधा क्या है। देखिए अंधेर नगरी एक नाटक है, ठीक है, इसको लिखा है भारतेंदु जी ने, भारत भारती की रचना जिसको लिखा मैत्री शरण गुप्त जी ने, ये बात ध्यान रखिए। संस्मरण साहित्य के विकास में किसका नाम सर्वोपरि है, बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। संस्मरण में आप देखते हैं संस्मरण और रेखा चित्र, इन सभी के लिए महादेवी वर्मा जी जानी जाती हैं, लेकिन अभी मैं और चर्चा करूंगा इसके बारे में। रेखा चित्र गिल्लू किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस प्रकृति के आलोचक हैं, ये आपके जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन से यात्रा साहित्य के अंतर्गत किन्नर देश किसकी रचना है। ये सारे प्रश्नों को मैं विस्तार से आपके लिए बताने का प्रयास करूंगा। खंडबा की बात की है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। अच्छा, राम मनोहर लोहिया में इसी को 150 शब्द में बोला जाए लिखने के लिए, और 4 क्वेश्चन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। राम मनोहर लोहिया में क्या होगा, 4 क्वेश्चन बोलेगा करने के लिए, और कितना होगा 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। पेपर पैटर्न आप देख लीजिएगा इसको। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 3 क्वेश्चन करने, 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाने हैं। प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय का, हिंदी निबंध मित्रता के आधार पर मित्र के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उपन्यास और कहानी में क्या डिफरेंस है, इसको लिखिए, उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न है कहानी कला के तत्वों के, कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। कहानी के तत्व कौन से, कहानी के जो तत्व होते हैं वही उपन्यास के तत्व होते हैं, और वही आपके नाटक के तत्व होते हैं, वही एकांकी के तत्व होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 5वां प्रश्न है, प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर नायक चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा करके दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश की साफ प्रसंग व्याख्या कीजिए। आप चाहें व्याख्या करने का अगर ना मन हो तो आप इसका रचना लिख देंगे, व्याख्या आपको नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे तो व्याख्या कर दे सरल बढ़िया तरीके से, व्याख्या करना आसान होता है, बस आपको संदर्भ पता चल जाए। निम्नलिखित गद्यांश की साफ प्रसंग व्याख्या लिखिए, प्रसंग और संदर्भ सब लिखना है। पुरुषों में स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। ध्रुव स्वामिनी, वह मेरे साथ नहीं चल सकते यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। ये बात रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी कहती है जब वो एक प्रकार से उसको भेजना चाह रहा होता है सकराज के पास, सकराज के शिविर में, ठीक है। तो वो कहती है कि तुम जब हमारी मर्यादा हमारी गौरव की रक्षा नहीं कर सकते, नारी की अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम जो है हमको उसके शिविर में भेजने के अधिकारी नहीं हो सकते हो, ठीक है। अर्थात उसका पति है रामगुप्त और चंद्रगुप्त उसका छोटा भाई है रामगुप्त का,
लेकिन चंद्रगुप्त जो है वो एक धैर्य साहसी वीर पुरुष है, वह इस अपमान को नहीं सह पाता है और ध्रुव स्वामिनी के साथ खड़ा होता है। अंतोगत्वा ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करने लगती है और जो विवाह होता है रामगुप्त से वो टूट जाता है। यानी कि एक ऐसे समय में इस नाटक को लिखना जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य रहा कि भाई कोई स्त्री जो कि 7 जन्मों का बंधन लेकर के सप्तपदी का श्लोक पढ़ करके पाणी ग्रहण कर करके आती है, आपके साथ शादी होती है, वह स्त्री अगर आप गलत कृत्य करेंगे तो आपको छोड़ के जा भी सकती है। इस बात का यहाँ पर उल्लेख जयशंकर प्रसाद साहब ने किया। ठीक है, तो वो साफ साफ कहते यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, अपने कुल की मर्यादा नारी गौरव नहीं बचा सकते हो, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। इस बात के लिए वो बार बार जो है कोसती है किसको? रामगुप्त को। रामगुप्त बड़ा ही निर्लज्ज और बहुत ही एक भीरू या कायर शासक की श्रेणी में आता है, जो बार बार जो है वो डरता रहता है और सकराज के पास अपनी स्त्री तक को भेजने के लिए तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न, झांसी की रानी उपन्यास का तो सारांश लिख दो भैया, या फिर जो है आप इस पद्यांश की या गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या लिख दो। ठीक है, गद्यांश क्या है? गद्यांश आपका है हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। हीरामन हीराबाई किस कहानी के पात्र हैं? ये कहानी है बेटा कौन सी? तीसरी कसम। तीसरी कसम का दूसरा नाम क्या है? मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार जिनका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने पंचलाइट जैसी रचनाओं को लिखा, जो आपने पहले पढ़ा भी होगा, मुंदरी और गोधन की कथा। ठीक है, 12 में, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। ऐसे भैया हीरामन और हीराबाई की कथा है ये। हीराबाई एक नौटंकी में नाचने वाली स्त्री है। हीरामन एक 40 साल का करिया करिया एकदम से कोयलैठा जैसा 40 साल का एक ऐसा लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई है। उसके मन में भी शादी के भी लड्डू फूटते हैं कहीं ना कहीं पे, लेकिन वो सोचता हमसे कौन शादी करेगा, एकदम जवान, एकदम से जैसे कहते एकदम कारा कट्ठा है एकदम से। और उसमें एक मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास में कहते हैं कि मर्द तो 60 पे पाठा होता है, समझे? तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे हीरामन जो है उसकी गाड़ी में जब ये बैठती है हीराबाई और बातचीत करते हुए बढ़िया चलता रहता रास्ता, दूसरा रास्ता बदल लेता है, महुआ घटियारिन के गीत को गाते हुए दोनों बातचीत करते हुए चलते हैं। वो सोचता है जहां उसको एक स्त्री बात भी नहीं करती कभी जल्दी, ठीक है, भैया भाभी उससे प्रेम भी नहीं करते उतना ज्यादा, दिन भर वो अपने गाड़ी में बैलगाड़ी में लगा रहता है, उसको एक नौटंकी वाली ने बहुत प्रेम से बोला, उसका दिल जो है एकदम से गदगद हो गया, फूल के लोढ़ा हो गया हीरामन, जब हीराबाई उसे बतुआ थी मधुर मधुर। ठीक है, हीरामन का हो गया भैया फूल के लोढ़ा हो गई, लेकिन जितना देर खुशी भयो के बाद फिर हीराबाई उन्हों छोड़ के चली गई। तो तीसरी कसम खाए लेते हैं हीरामन वही लागे कि अब कौन नौटंकी वाली का कान पकड़ा था हीरामन, कहा था अब तीसरी कसम हम खाई थे कि हीरा बाई मतलब कि कौन नौटंकी वाली का अपने गाड़ी में कभो ना बैठाई भाई भैया, अपने बैलगाड़ी में जीवन में ना बैठे भाई। ठीक है, क्योंकि प्रेम होगा रहा। अब अच्छा 3 कसम खाते हैं, यही लिए कहानी ना तीसरी कसम है, जब मारे गए गुलफाम जो उसके दिमाग में चल रहा था तमाम चीजें खत्म हो गया। तो तीसरी कसम में इसमें पहली कसम होती कि बांस लाद करके कहीं पर जा रहा होता, नेपाल से तस्करी करता है और बसवा जाए के भी नेपाल में तस्करी करता है तो वो पकड़ जाता है, तो भाग क्योंकि जान बचाता, तो पहली कसम वहां पर खाता है। दूसरी कसम खाता है कि एक बढ़िया बैलगाड़ी पे अपनी जो है बड़ा बड़ा बांस लादता है, खूब लंबा लंबा बांस। अब भैया जैसे मालिक बांस लाद दे क्यों कार मोटर पीछे से आवत है, डल्लफ पे बैठा हो जात हो और पीछे से अब डल्लफ पे थोड़ा अंदाज हो पाए, अब बैल ऐसे घूमा, अब बांस उठाओ, शीशा कोनो लाग गा, कोनो साइड शीशा फूट, कोनो के बढ़िया आगो एक शीशा फ्रंट वाला फूटेगा। अब जब यही मेरे भवा बस जुड़ते जो कार वार वाले रहे तो तक जुड़ते सब डांटे लागत है जुड़ते। और जैसे आज ई रिक्शा वाले जैसे कहूँ निकलत हैं और कहूँ मोटरसाइकिल हो तनी बे कहूँ छुईगा या कार वाले तनी बे कहूँ लागेगा, तो कार वाले शीशा खोल के वो मेरे जुड़ते तुरंत गाली वाली दे लागत है, उन्हें जवाब नहीं। ठीक है, क्या करे उन्हों को 4-5 हजार तक नुकसान हो जाता है, जुड़ते तो तुरंत इसके लाग नुकसान। और गरियावा जाते कौन भैया, जुड़ते गरियावा जाए लागत है कौन, जो ये रहते हैं। ठीक है, तो बैल गाड़ी वाले जो है इनको कोई नहीं पूछता है। ऐसे भैया इनके हाल दूसरी कसम खाएं कि भैया आप कब हो इतना बांस जो है हम अपने गाड़ी पे ना लादब। तीसरी कसम खाते हैं कि अब जो है हम अपने गाड़ी पे कब हो इन्हें ना बैठे भाई। ठीक है, वह क्या कहकर गप करे, कहानी के हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या कह करके गप करे हीराबाई से, यानी कि हीराबाई से वो क्या कह करके बातचीत करे। तोहे कहे या आहा कहे,
ये देखो कहानी के ही बोल हैं। तोहे कहे, तोहे मतलब कि उस समय उस पंच मतलब उस कहानी का परिवेश है, जो आंचलिक कथाकार है तो गांव की भाषा बोलेगी, क्योंकि वो हीरावन पढ़ा लिखा नहीं है। तो तोहे कहे या आहा कहे, उसकी भाषा में बड़ों को हाँ अर्थात आप कहा जाता है। तो ही कह रहा कि यहाँ कहे, हाँ कहे कि तोहे कहे, तोहे छोटों को कहा जाता है या बराबर वालों को कहा जाता है, आप कहा जाता है अपने से बड़े लोगों को। उसकी भाषा में बड़ों को हाँ कहा जाता है, नहीं आप कहकर के संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में दो चार सवाल जवाब चल सकता है, दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है, किसी से भी। यानी जितना इसे अब अवधि में अगर हम आपको सबका समझाई, जैसे सब गोंडा बहराइच बलरामपुर ये सब के लड़के सब पढ़ रहा हो, ये समय पे का पेपर है, का नाम है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के, सब बाकी सभी विश्वविद्यालय अवध प्रांत के इतना लड़के हैं, उनके सबसे अवधि में अगर पढ़ाई दो तो एकदम से गदगद हो जाबो आप सब, मजा आई जे पढ़ाई में। तो ऐसे ये कहा था कि भैया हीरामन कहा थे, क्या कहा था हीरामन कि जैसे दो चार बात करे खो तब तो शुद्ध हिंदी बोल लियो भैया, लेकिन अगर दिल खोल के गप करे खो, गप माने एकदम से चकलाए खो, कहा था पंचायत करे खो बढ़िया से मिठो मिठो बात करे खो, तो अवधिन में मजा आवत है, मतलब कि देहातीन भाषा में वही मेरे में मजा नहीं आवत है। ठीक है, एक बात ध्यान रखे रहो भैया, यह सब बात है। तो गांव की बोली में जो है जितना गपशप होता है बढ़ा चढ़ा करके बढ़िया से बतवा सकते हैं। इसमें फंसे रहेंगे तो बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, ये सब प्रश्न आपको करना है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे है कि व्यंग साहित्य भोलाराम का जीव का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अगला क्वेश्चन से एकांकी कला की दृष्टि से दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। एकांकी कला में संकलन त्रय क्या है, इसका महत्व समझाइए बढ़िया तरीके से। ये आपके 8 क्वेश्चन है, इन 8 में से आपको 3 प्रश्न करने थे। राम मनोहर लोहिया में 4 प्रश्न करने होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो खंडसा है, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको बताऊंगा। खंडसा यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्द में आपका होना चाहिए। 15 नंबर का एक ही प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर राम मनोहर लोहिया में 2 प्रश्न आपसे पूछेगा और 1.5 मतलब कि 450 शब्द में आपके लिए बोला जाएगा करने के लिए। प्रश्न देखेंगे आप। नाटकों के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। कहानी के उद्भव और उसके तत्वों की समीक्षा कीजिए। ये सारे प्रश्न भी चर्चा करूंगा। ठीक है, आत्मकथा के उद्भव को रेखांकित करते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत जोठन नाम की जो आत्मकथा है उनके बचपन को व्याख्यायित कीजिए। और एक साहित्यिक लेखक की डायरी, एक साहित्यिक यानी लेखक की डायरी में अभिव्यक्त गजानन माधव मुक्तिबोध के विचारों की समीक्षा कीजिए। एक लेखक की डायरी एक डायरी का नाम है जिसको गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। जूठन आत्मकथा का एक अंश है जो कि किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, उसके बारे में आपको बताना है। सब कुछ आपको मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो आइए हिंदी गद्य का हल प्रश्न पत्र आपको देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। खंड आ से सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपका आ चुका है। देखेंगे पहला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। देखिए, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसको मानते हैं, हरिश्चंद्र जी को ही मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका जनक इन्हीं को माना जाता है। उन्होंने न केवल स्वयं नाटक लिखे, निबंध और पत्रिकाओं के माध्यम से गद्य की विविध विधाओं के प्रतिष्ठित किया, बल्कि अपने भारतेंदु मंडल के लेखकों को भी गद्य लेखन के लिए प्रेरित किया उन्होंने। ठीक है, काफी काम किया उन्होंने चीजों को करने के लिए। भारतेंदु मंडल के लेखकों को भी गद्य लेखन के लिए मोटिवेट किया। भारतेंदु मंडल पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी हो गए, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी हो गए, तमाम प्रकार के लोग शामिल थे। उन सभी लोगों को गद्य लेखन के लिए प्रेरित किया कि भाई गद्य में भी रचना लिखो, क्योंकि उससे पहले गद्य का विकास नहीं था। केवल जो है पद्य में ही रचनाएं हो रही थी, यानी कि केवल कविताएं लिखी जा रही थी, कविताएं ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, लेकिन खड़ी बोली गद्य का विकास भारतेंदु के काल से ही शुरू हुआ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन साहब से पूछा गया था, हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु के उपन्यासकार कौन है। ठीक है, लिखेंगे हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु के उपन्यासकार है लाला श्रीनिवास। मैंने आपको बताया भी था, लाला श्रीनिवास ने लिखा उसको। ठीक है, यह उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी जहां मोहर लगाए दिए, वह क्यों काटे वाला पैदा नहीं भा है, यक्के आदमी पैदा भे उन्हीं काटिन रामचंद्र शुक्ल जी के विचार का थोड़ा बहुत जो काटे हैं, उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और दोनों जने सौभाग्य से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से ही पढ़ाई की। ठीक है, बीएचयू से, जहां से मैंने भी पढ़ाई करी है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए हिंदी साहित्य से मैंने परीक्षा उत्तीर्ण करी है, फर्स्ट डिवीजन, डिग्री टांगी हुई देखता हूं तो बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूं। तो आपको मौका मिले तो कभी जाइएगा पढ़ने के लिए हिंदी उन्दी से, बड़ा जबरदस्त, कम से कम 30-40 प्रोफेसर हैं जो पढ़ाते रहते हैं और मजा आता है पढ़ाने में जब प्रोफेसर लेक्चर लेते हैं। हालांकि कभी कभी ही लेक्चर मतलब कि लेक्चर्स होते रहते हैं लगातार, लेकिन
कभी लेक्चर्स नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ होता है जबरदस्त पढ़ाई, ठीक है। और वो लिखावट उखावट वाला नहीं होता है, बड़ी जबरदस्त पढ़ाई होती है और अच्छे तरीके से, ठीक है। और चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, तो यही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है? उनके 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की बात की जाए महोदय, तो मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट माना जाता है, ये बात आप सभी को पता होगी, ठीक है। प्रेमचंद को माना जाता है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर, किसान के जीवन पर, यानी किसान के जीवन पर आपका गोदान लिखा गया, सामाजिक समस्याओं पर तमाम सारा निबंध है, और ग्रामीण यथार्थ पर तमाम प्रकार के उपन्यास लिखे। उनके 4 उपन्यासों में गोदान, जो कि सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है उनका, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, जैसे तमाम प्रकार के उपन्यास इनके हैं। तो गबन, कर्मला, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, ठीक है, ये सब उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के ही हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदी की प्रथम कहानी, उसके लेखिका का नाम बताएं। देखिए हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा है, लेकिन सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार अगर देखें तो प्रथम कहानी इंदुमती ही रही है, क्योंकि इसको लिखा किशोरीलाल गोस्वामी जी ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मोहर लगाई। लेकिन लेखिका का नाम पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको बंग महिला बताया था कि बंग महिला जो है वो पहली लेखिका। लेखिका कौन है? सबसे पहले बंग महिला ने लिखा है। बंग महिला कौन सी रचना है? बंग महिला की दुलाई वाली, दुलाई वाली नाम की रचना बंग महिला लिखा। तो अगर आपको महिला के बे में लिखना तो वो लिख दीजिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा आपकी बात, लेकिन जान लीजिए आप, ठीक है। और यह कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पर मोहर लगाई। लेकिन आधुनिक मत के अनुसार अगर देखें तो अब माधवराव सप्रे की एक कहानी है, उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, वह हिंदी की पहली कहानी है आधुनिक शोध के अनुसार अगर देखें तो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। नूतन ब्रह्मचारी लेखक के नाम की अगर बात की जाए, देखिए नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। यह उपन्यास भारतेंदु युग में लिखा गया था, क्योंकि भारतेंदु युग के ही हैं लेखक, खास करके भारतेंदु जी के लेखक ही भारतेंदु युग के ही बालकृष्ण भट्ट जी, जिसमें नायक विनायक राव के माध्यम से समाज सुधार और उपदेशात्मक तत्वों को दर्शाया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ, चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझाने का प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है, जिन्होंने, जिसमें नायक विनायक राव के माध्यम से समाज सुधार और उपदेशात्मक तत्वों को इन्होंने दर्शाया है। आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी के क्या रचना हुआ है और भारत भारती के क्या रचना हुआ, यह पूछा गया है। इन दोनों रचनाओं की विधा क्या है? विधा माने भैया 51 रचना हुए, कोनो कहानी विधा हुए, कोनो उपन्यास, कोनो नाटक, तो काव हुए। भारत भारती कोने विधक रचना हुए, और ये बताओ कि ये कोने विधक रचना हुए, काव कहा जाता है इसका? अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी भैया तो आप सभी को पता ही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अब विधा की बात कर ले तो अंधेर नगरी यह एक प्रहसन है, प्रहसन माने होता है नाटक का एक पार्ट, ठीक है। नाटक या प्रहसन दोनों में से कोई एक कह सकते हो, तो नाटक प्रहसन लगभग में एक ही चीज होती है, ठीक है। भारत भारती की अगर बात करी जाए तो भारत भारती जो रचना है यह काव्य यानी कविता विधा की रचना है, लेकिन हिंदी गद्य के प्रश्न पत्र में भी इसका उल्लेख इसकी राष्ट्रीय चेतना की वजह से किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक काव्य रचना है, और भारत भारती को पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी सीखी। इतनी जबरदस्त रचना भारत भारती कि जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मैथिली शरण गुप्त जी ने इस रचना को लिखा, इस रचना को पढ़ने के लिए जो हिंदी भाषी प्रदेश के लोग थे, जिनको हिंदी नहीं आती थी, हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा जानकार नहीं हुआ करते थे, उन लोगों ने हिंदी को सीखा इस रचना को पढ़ने के लिए। आज पढ़ने की इच्छा किसी में नहीं है, पहले के लोग पढ़ने के लिए अंग्रेजी भाषा तक सीख डालते थे। आज क्या है, गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप दुनिया की किसी भी भाषा को पढ़ सकते, समझ सकते, दुनिया का कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता को आप पढ़ समझ सकते हैं। भारत भारती इतनी जबरदस्त रचना थी, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जन जागरण की रचना भारत भारती। अंग्रेजों को इस पर बैन लगाने के लिए भी कहीं ना कहीं जो है लोग बातचीत करते रहते थे। ये रचना इतनी जबरदस्त, इतना मोटिवेशन दी भारतीयों को इस रचना ने। देखिए और ये सब पूरा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ऐसे तमाम प्रकार के पीडीएफ आपके हिंदी के हैं। कई पेपर को मैंने सॉल्व करवा दिया हिंदी के, तो सभी पेपर का प्रैक्टिस सेट लगभग में 3-4 प्रैक्टिस सेट है आपका। इसके अलावा और तमाम क्वेश्चन आंसर सब प्राप्त करने के लिए पूरा पेपर मैंने कई पेपर सॉल्व करवा रखे, तो उसको प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस कर दीजिएगा 99 84 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा
मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तमाम प्रैक्टिस सेट, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मैं तो कहूंगा कि तीसरा और चौथा सेमेस्टर एक साथ जुड़ जाओ, क्योंकि तीसरा सेमेस्टर का पेपर समाप्त हो जाएगा, फिर आप चौथे सेमेस्टर के लिए तैयारी शुरू से, यानी चैप्टर 1, 2, 3 इस तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे, जो कि मैं जब क्लास शुरू करवाऊंगा इसमें आपका ही फायदा होगा। क्योंकि अगर आप केवल एक सेमेस्टर की फीस यानी थर्ड सेमेस्टर की फीस जमा करेंगे तो 100 रुपए फीस लगेगी, उसमें सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर की क्लास आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में क्या है, क्लास मिलेगी, ठीक है, लेकिन अब क्लास लगभग में हो ही चुकी है, पेपर आपका हो जाएगा, फिर आप खुद ही क्लास नहीं पढ़ोगे। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है किस तरीके से पढ़ें, आप सभी लोग थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ें कि ताकि आपको ये भी हो कि आपका फायदा भी हो जाए। मात्र और 50 रुपए अगर आप खर्च करते हैं, दोनों सेमेस्टर की फीस मात्र 150 रुपए है, यानी 150 रुपए फीस में जो बच्चा 150 रुपए फीस जमा करेगा उसको थर्ड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का आपका नोट्स, जैसे मेजर सब्जेक्ट आपके 3 मेजर सब्जेक्ट या 2 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को-करिकुलर सब्जेक्ट। को-करिकुलर में आपका ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंटल स्टडीज हो या आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो, किसी भी विश्वविद्यालय के बच्चे हो आप, सभी के लिए इंपॉर्टेंट और सभी के लिए प्रैक्टिस सेट पूरी अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप का मॉडल पेपर आपको मिलेगा। मात्र 150 रुपए फीस में आप सभी सब्जेक्ट का थर्ड सेमेस्टर पूरा और पूरा फोर्थ सेमेस्टर 6 महीने तक की क्लास सब कुछ आपको मिलेगी मात्र 150 रुपए फीस में। फीस कैसे जमा करनी है, जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे, गुरुजी हमको 150 वाला कोर्स चाहिए, आपके पास एक क्यूआर कोड है, स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 150 रुपए फीस जमा कर देने होंगे दोनों सेमेस्टर के, थर्ड एंड फोर्थ के। आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा, थर्ड का भी और फोर्थ की पूरी क्लास भी आपको मिल जाएगी आगे चल करके। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का ये व्यवस्था कर दी गई है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और जो चाहते हैं कि केवल गुरुजी हम थर्ड का नहीं प्राप्त करेंगे, हमको केवल फोर्थ का ज्वाइन करना है, तो फोर्थ सेमेस्टर का भी जो है ग्रुप आपके लिए व्यवस्थित जो है कर दिया गया है, तो ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। लाइव क्लास जैसे शुरू होगी आपको उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। अभी आप फीस जमा कर सकते हैं, मात्र 100 रुपए फीस है। फोर्थ सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए फीस कितनी है, 100 रुपए है, और थर्ड सेमेस्टर का 100 रुपए फीस है। अलग अलग लेंगे तो, लेकिन दोनों का एक साथ ले लेते हैं तो आपका 150 रुपए में दोनों का हो जाएगा। जिनको एसएमएस करना तुरंत एसएमएस करें 99848039 139, पुराना नंबर जो है हमारा, पुराना नंबर बंद हो चुका है, जो आपका था 9161 वाला बंद हो चुका है, तो 99848039 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए मैंने आपको चीजों को बताया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संस्मरण साहित्य में विकास, संस्मरण साहित्य के विकास में किसका नाम सर्वोपरि है, यानी कि सर्वोपरि मतलब सबसे अच्छा नाम या सबसे अग्रगण्य नाम किसका है। देखिए, संस्मरण साहित्य की बात की जाए तो विकास में महादेवी वर्मा जी का नाम सर्वोपरि रहा है। महादेवी वर्मा जी की बात किया तो इनकी रचना संस्मरणात्मक रेखा चित्र होते हैं, यानी संस्मरण की विशेषताएं भी और रेखा चित्र की विशेषताएं, दोनों की विशेषताएं इनकी रचनाओं में होती हैं। इनकी रचनाओं में रेखा चित्र, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी रचना संस्मरण है और कौन सी रचना रेखा चित्र है। उनके संस्मरणों में मानवीय करुणा और गहराई होती है। उनके प्रमुख संस्मरण संग्रह हैं पथ के साथी और अतीत के चलचित्र। ठीक है, स्मृति की रेखाएं, तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी उन्होंने। रेखा चित्र गिल्लू किसकी रचना है, रेखा चित्र भले ही एक गिल्लू रेखा चित्र नाम की एक रचना है रेखा चित्र विधा की, लेकिन गिल्लू जो है एक गिलेरी का बच्चा छोटा सा, वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र की श्रेणी में आ जाता है। गिल्लू रेखा चित्र महादेवी वर्मा की रचना है, या उनके प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह मेरा परिवार नाम से रेखा चित्र का उनका संग्रह, एक पुस्तक है, उसमें गिल्लू नाम का रेखा चित्र संकलित है। इस रचना में उन्होंने एक गिलहरी यानी गिल्लू के प्रति अपने स्नेह और उसके मानवीकृत व्यवहार का मार्मिक चित्रण किया है। गिल्लू यानी एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है, उसको घर में पालती हैं, और वह जब एक प्रकार से महादेवी जी चली जाती बाहर घर के, तो वो खिड़की के दरवाजे से निकल करके बाहर जाता है खेल कूद करके, और जब समय होता है महादेवी वर्मा जी का आने का घर पे, तब वो फिर गिलहरी जो है फिर जाके घर में जो है बैठ जाती है। और महादेवी जी इस बात को जानती हैं, फिर भी जो है वो इसमें लिखती है, इस रचना में पूरी बताती है पूरी हिस्ट्री गिल्लू की। उसको देख के बड़ी खुश होती है। एक दिन वो मर जाता है, बड़ी दुख होती है उसको लेकर के, जब उसका देहांत होता है उसी को लेकर के दुखी थी और रचना को लिख दिया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा की किस प्रकृति के आलोचक है, ये किस प्रकृति के आलोचक है रामविलास शर्मा जी। देखिए, रामविलास शर्मा जी की बात की जाए तो मुख्य रूप से प्रगतिवादी, जिसको मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाता है, तो प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का काफी गहरा प्रभाव रहा। तो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी प्रकृति के आलोचक है। उन्होंने साहित्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों में या उससे जोड़ करके देखा। उनकी आलोचना में साहित्य की ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या पर विशेष बल दिया गया है, और कार्ल मार्क्स के विचारों से काफी हद तक प्रभावित हुआ करते थे प्रगतिवाद के विद्वान लोग। ठीक है,
वर्ग संघर्ष की विचारधारा या इसमें जो है धनी व पूंजीपतियों का विरोध तो खास करके नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर कई मामले में ये जो है मतलब कि शोषितों के प्रति सहानुभूति है और शोषक वर्ग के प्रति कहीं ना कहीं पे आक्रोश की भावना दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन से, यात्रा साहित्य के अंतर्गत किन्नर देश किसकी रचना है? यात्रा साहित्य के अंतर्गत किन्नर देश में प्रसिद्ध घुमक्कड़ लेखक पंडित राहुल सांकृत्यायन की रचना है। यह उनकी हिमाचल प्रदेश के किन्नर क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे, उसी यात्रा के वृतांत के रूप में संकलित है, जिसमें वहां की संस्कृति, किन्नर देश की, वहां का स्ट्रक्चर यानी भूगोल और लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, इस तरीके से आपके आते लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे गए थे उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न आपका था लघु उत्तरीय का, दूसरा प्रश्न ओवरऑल। हिंदी निबंध मित्रता के आधार पर, मित्रता निबंध के आधार पर मित्र के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। मित्रता निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक बड़ा जबरदस्त निबंध है, जिसमें मित्रता को लेकर के रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रसिद्ध निबंध मित्रता एक आदर्श मित्र के महत्वपूर्ण लक्षणों और गुणों पर प्रकाश डालता है। शुक्ल जी के अनुसार सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विश्वास पात्र होना चाहिए। मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सके। एक सच्चा मित्र हमें धोखा नहीं देगा और हमारे रहस्यों को सुरक्षित रखेगा। मित्रता का सबसे महत्वपूर्ण आधार विश्वास ही होता है। विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास ही नहीं है मित्र के ऊपर, ऐसा एक मित्र होना चाहिए जिसको अपनी आप सारी बातें बता दे और विश्वास रहे कि वो किसी से आपकी बातों को शेयर नहीं करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को एक ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत पड़ती है कि अपनी सारी बातें वो उससे शेयर कर सके। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि वो अगर शेयर करता है और वही मित्र उसकी बात को किसी दूसरे मित्र को जाकर के बता देता है, या फिर जिससे वो नहीं बताना चाहता उसको जाकर के बता देता है, तो वहीं पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है, मित्रता वहीं पर टूट जाती है। विश्वास में जहां पर दरार पड़ी वहीं से मित्रता की नींव जो है कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है। ऐसे में मित्रता विश्वास पर ही टिकी होती है। दूसरी विशेषता ये होती है मित्र की, सत्य मार्ग पर ले जाने वाला मित्र होना चाहिए। सच्चा मित्र वह है जो हमें बुरे और गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, प्रेरित करता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा मित्र ना हो कि आप गलत काम कर रहे हैं, मान लो सिगरेट, भैया सिगरेट पे एक मन कहा है, तो मित्र हुए बगली, चलो चलो और चली, चलो पिया हुआ जाए, चाहवा हम अपने तरफ से रखो, पैसा हम दी थे, चलो चलो पिया जाए। यह भी मित्र से हाथ जोड़ लो भैया, जो कहे चलो दारू पियाई दी, सिगरेट पियाई दी, चलो तमाकू खवाई दी 555, उनसे दूर रहे हो हाथ जोड़ के। कहे भैया तुम्हें तो नहीं खा खा मैं तमाकू, नहीं खा खा मैं आस्की गोमती कमला पसंद हो, सिगरेट बीड़ी, ठीक है, ये सब बिल्कुल गलत चीज, तो इसको आपको नहीं पीना खाना है। आप बताओ भैया, कोनो अगर सही राह हो तो बताओ, और नहीं वही लागे उनसे मित्रता खत्म कर लो जो तुम्हें कहा कि चलो सिगरेट पियाई दी, चलो दारू पियाई दी। वो जान लो तहार सबसे बड़ा काल है, सबसे बड़ा दुश्मन आज के युग में, भौतिकवादी समाज में वही मित्र है जो आपको, जान लीजिए वो मित्र नहीं, वो शत्रु से भी बड़ा दुश्मन है, जो आपको गलत रास्ते पर आप जा रहे हो और आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दे, मोटिवेट कर दे कि भाई चलो हम चलित है। ऐसे मित्र से दूर रहना। मित्र ऐसा बनाओ जो कि आपको गलत रास्ते पर अगर आप जा रहे हो तो मना कर दे तुमको कि नहीं जाना है। आगे देखेंगे तीसरी विशेषता, संकट में सहायक। सच्चा मित्र विपत्ति या संकट के समय में हमारा सहारा बनता है। वह हमारी कमजोरियों को जानते हुए भी हमें हिम्मत और सहयोग देता है। एक ऐसे मित्र को तलाश होनी चाहिए सब व्यक्तियों को। तो मित्र आप ऐसा बनाएं जो कि आपकी संकट में भी आपकी सहायता करे, पीछे भागे ना। इसके अलावा आत्म सुधार में भी सहायता करे, ये भी एक विशेषता होती है। मित्र को ऐसा होना चाहिए जो हमारी त्रुटियों यानी गलतियों और हमारी कमजोरियों को स्पष्ट रूप से पहचाने और हमको बताए कि भैया फलाने तुम्हारे अंदर ही गलती है, तू ये गलत करत हो, एका सही करो। मित्र वो नहीं है जो चापलूसी करे, तो कौन गलती करे, अरे नहीं साहब आप कौन गलती कह सकत हो, अरे राम का आप परमात्मा के अंश हैं, आपसे कहां गलती हो जाएगी, इसे चढ़ाई दे, इसे आपका एक दिन मिट जाबो। तो कहा मतलब ये है कि ऐसे मित्र से सावधान हो जाए जो मित्र आपको बिना मतलब के चढ़ा रहा हो पानी पे कि भैया ये तू 10 मनई मार बसाए दे, जाओ एक लपोटा कौन मार दी, तांवरी आवत गिरा परा हमारा। यह मित्र के साथ ना करो जो तुम्हें उस उकसावे बार बार की करो, और गलत करे से अगर रोकता है मित्र आपका तो उससे गुस्सा मत करना। जैसे मान लेते कोनो बिटिया जात ही का देखो आपका बहुत पसंद आए,
सोचो कि जाए बोल दी का और तहार मित्र कही हाँ जाओ बोल दो, जान लो मित्र तो है जो है तो है ना ही देखा चाह सुखी। अब जाबो तो ऐसे गयो देखे कुछ कह दी हो, एक झापड़ खींच के मार दी बिटिया, बेइज्जती पूरी हो गई। तो अगर मित्र वही काव कह दीस रहा तो भैया कौन मतलब है, एक दिन ब्याह गौन हो जे काहे परेशान हो रहा दो। तो वो मित्र जान लो तो हाँ ठीक है तुम्हें समझाइस कि हाँ गलत रास्ता पर ना जाओ, ये सब चीज अभी मत करो, शादी ब्याह किस लिए होता है, यही चीजें हैं। तो जो हमारी त्रुटियों और कमजोरियों को स्पष्ट रूप से बताए ताकि हम स्वयं में सुधार कर सके, वह हमें आत्मशुद्धि के लिए मोटिवेट करे, प्रेरित करे, ऐसे मित्र की हमको जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर भैया हम एक उदाहरण दिए हैं, क्या किसी लड़की से किसी लड़के से बात करना कोई गुनाह नहीं है, कोई बेकार चीज नहीं है, लेकिन अपने मार्ग को छोड़ करके या ऐसे जाकर के किसी से अपरिचितों से या ऐसे जाकर के बात करना उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। खैर आप जानते हैं तो आप बिल्कुल बात करें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने एक उदाहरण के रूप में समझाया है ताकि आपको क्लास में इंटरेस्ट जमा रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें, ठीक है। और अगला मित्र की क्वालिटी का भैया उच्च और महान उद्देश्य वाला। एक आदर्श मित्र, एक आइडियल फ्रेंड जो होता है उसमें महान उद्देश्य और उच्च विचार होने वाले होने चाहिए। उसकी संगति में रह करके हम स्वतः ही श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो जाए, ऐसे मित्र की जरूरत है। ऐसे मित्र की जरूरत नहीं कि भैया एक सड़ी आलू है पूरी बोरवे गंदा कह दे, तो ऐसे मित्र का साथ मत करना जो कि आप कुछ काम भी ना करें और आप जो है बस फेमस हो जाए, बदनाम हो जाए कि भैया उनके साथ रात है, वो तो पियत है इन्हों पियत हुई है, भले आप ना पियत हो। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न है उपन्यास और कहानी का अंतर बताइए। उपन्यास बड़ा भाई हुए, कहानी छोट भाई हुए, या कहानी लड़का हुए उपन्यास पप्पा हुए, यही मेरे समझ लो। उपन्यास कम से कम 900 पेज, 800 पेज, 500, 400, यहाँ तक कि 1200 पेज के उपन्यास पढ़ा है। उपन्यास में कई कहानी एक साथ चलत थी, ठीक है, एक पात्र से रिलेटेड दूसरा पात्र दूसरे, जैसे आप अब ऐसे समझो कि एक वेब सीरीज का हुए, एक ठू वेब सीरीज में खतरा लंबा लंबा होते, वेब सीरीज खूब लंबी लंबी, एक एपिसोड आवा, एक सीजन, 2 सीजन, तीसरा चौथा सीजन आवत जात है, तो वो का हुए उपन्यास हुए। कहानी का हुए, कहानी हुए पिक्चर 2 घंटा बाद देखता खत्म, पूरी कहानी समझ में आई गए, ठीक है। तो कहानी एक मूवी होती है 2 घंटे की, लेकिन उपन्यास ये सीजन बाई सीजन आने वाला एक सीरियल होता है, या फिर आप जो महिलाएं लोग घर में देखती वो सीरियल समझो, चाहे आजकल वेब सीरीज जो है बन चुकी है तो वो वेब सीरीज वगैरह। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बहुत बड़ा होता है। कहानी 20 मिनट में पढ़ करके आप समाप्त कर सकते हैं, उपन्यास को पढ़ने में आपको 4-5-10 दिन लग सकते हैं, ठीक है। उपन्यास कहानी दोनों ही गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं और एक ही जैसी विशेषताएं हैं, दोनों की एक ही जैसे तत्व हैं इनके, लेकिन उनके स्वरूप, विस्तार और उद्देश्य में मौलिक अंतर होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। विस्तार में कैसा अंतर देखिए, उपन्यास एक दीर्घ और विस्तृत रचना है जिसकी शब्द सीमा बहुत अधिक होती है, जबकि कहानी एक संक्षिप्त और छोटी रचना होती है जिसे पाठक आमतौर पर एक ही बैठक में पढ़ करके समाप्त कर सकता है। जैसे कि आप छोटी कहानी को पढ़ करके तुरंत जो है उसका क्लाइमेक्स भी समझ जाते हैं, कथानक भी समझ जाते हैं और उसका कंक्लूजन यानी एंडिंग भी समझ जाते हैं, लेकिन उपन्यास में आपको बहुत लंबा समय देना पड़ेगा। दूसरा अंतर, जीवन का चित्रण। उपन्यास में मानव जीवन का संपूर्ण और व्यापक चित्रण किया जाता है, मतलब कि पूरा का पूरा व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है उपन्यास को पढ़ने पे, जब जो कोई वर्षों या पीढ़ियों तक फैल सकता है, जबकि कहानी में जीवन की किसी एक खंड या किसी एक भाव या किसी एक विशेष क्षण या किसी एक विशेष घटना का कलात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है एक कहानीकार। तो कहानी छोटी होती किसी एक रचना के बारे में हो सकती है, जबकि उपन्यास जो होता है एक साल की घटनाओं को मिला करके या पूरे जीवन की तमाम प्रकार की जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको मिला करके लिखी जाती है। कथानक में क्या अंतर होता है भैया, मजा आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो सभी लोग। लाइक करे से क्या हुआ था कि इंप्रेशन जमत है, इंप्रेशन माने कि लाइक करे से यूट्यूब का ही पता चलत है कि भैया ये शुक्लवा का वीडियो हुआ बहुत देखत है मनी, तो ऐसे का हुआ कि और 10 लोगन के लगे भेजे जो नए नए लड़के हैं, जो नहीं जानते कि शुक्ला स्टडी पॉइंट शुक्ला सर जी के हुए, उन्हों के लगे वीडियो हुआ जाए, तो उन्हों देखी है वीडियो हुआ तो उन्हों को लाभ हो जाए, यही लिए कही थे लाइक करा करो। बाकी लाइक करे से पैसा नहीं बनत है, का ध्यान रखे ना सोचा गुरुजी लाइक करे कहा था तो बारिश हुई गुरुजी के घर 2 मंजिला बनवा ले आ जाए वीडियो से, नहीं भैया समझो। कथानक का हुए, कथानक माने होता है स्टोरी, स्टोरी माने जैसे देखो कहानी कलामा छा तत्व हुआ है, वह कहानी कलम तत्व कह दो, चाहे उपन्यास के, चाहे नाटक के, चाहे एकांकी के, कवन कवन आज समझ लो। पहला कथानक यानी कहानी स्टोरी, दूसरा का हुए
वह कई कुछ जो कहानी में लोग रही हैं, पात्र और चरित्र चित्रण उन्हें कहा था, ठीक है। तीसरा का हुई है डायलॉग, वो पात्र का बोलत है, कौन कथन है उनका, का वो का बोले, दूसरा पात्र क्या बोला उसका जवाब में, उसको कथोपकथन कहते हैं, संवाद शैली कहा थे का। और तीसरा चौथा हुआ थे भैया वातावरण, यानी कि देश काल, यानी कि समय कहाँ, किस समय की घटना और किस स्थान की घटना, यानी स्थान और समय कहाँ की कहानी है और किस समय की कहानी है, ये होगा देश काल वातावरण। और पांचवा हुआ था उद्देश्य, पांचवा हुआ था भाषा और शैली, यानी कि लैंग्वेज का है और स्टाइल का है, कहानी लिखे के कौन स्टाइल है, उपन्यास लिखे कौन स्टाइल है। और छठवा हुआ था भैया उद्देश्य, कौनो कहानी बिना उद्देश्य ना ही लिखी जाती, यानी उद्देश्य कहानी का होता है। ऐसे समझो, ये तो होगा कहानी के तत्व और उपन्यास के तत्व, दोनों उसके सेम तत्व होते हैं, छह तत्व, ठीक है। अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर नाटक के तत्व पूछे तब हो छह लिखो, अगवा काव बढ़ाए दिहो, अभिनेता बढ़ाए दिहो, काव बढ़ाए दिहो अभिनेता। अच्छा एकांकिम काव बढ़ाइबो, संकलन तरय बढ़ाइबो, संकलन तरय, संकलन तरय का हुआ अब वह समझाई थे, ठीक है। तीन चीज पर ध्यान दिया था नाटक और एकांकी में, वह का समझाई हम आपका। एकांकी एक अंक के नाटक हुए, नाटक में कई अंक होते हैं, जैसे उपन्यास बड़ा हुआ था कहानी छोट होती, ऐसे नाटक जो होते बड़ा हुआ था और एकांकी होती छोट होती। एकांकी एक अंक का नाटक है, एक अंक कहानी में एकांकी में होते हैं और कई दृश्य हो सकते हैं, पर्दा एक दो बार खींच उठ सकता है, लेकिन घटना एक ही होती है। नाटक में कई घटनाएं होती है और कई अंक होते हैं, दृश्य भी कई होते हैं। कथानक, उपन्यास का कथानक जटिल होता है, जिसमें एक मनुष्य एक मुख्य कथा के साथ साथ अनेक गौड़ कथाएं यानी उप कथाएं भी उससे जुड़ती हुई चलती रहती, जबकि कहानी का कथानक सरल और एकाग्र होता है, आप पढ़ करके तुरंत समझ जाएंगे, जो केवल एक ही मुख्य घटना पर केंद्रित होता है। पात्र योजना की अगर बात की जाए तो उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है और उनके चरित्र का क्रमिक विकास और गहन विश्लेषण किया जाता है, जबकि कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, सीमित होती है और चरित्र चित्रण में गहनता की जगह तीव्रता पर बल देती है, छोटे छोटे कथनों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। इस तरीके से आप अंतर समझ रहे। प्रभाव की प्रकृति में अंतर देखिए, उपन्यास का प्रभाव धीमा और गहराई लिए हुए होता है, जो धीरे धीरे पाठक के मन में उतरता रहता है। उपन्यास को पढ़ने में धीरे धीरे आप उपन्यास में जो है अपने आप को तदात्म स्थापित कर पाएंगे, जबकि कहानी का प्रभाव तीव्र और एकाग्र होता है, जो पाठक पर कम समय में सीधा और प्रभावशाली असर डालता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। संवाद की बात की जाए तो उपन्यास में जो संवाद होता है महोदय, उपन्यास में संवाद लंबे लंबे होते हैं और व्याख्यात्मक हो सकते हैं, जो दार्शनिक चिंतन या विस्तृत वर्णन का अवसर देते हैं, ठीक है। जबकि आप कहानी में देखेंगे तो संवाद छोटे होते हैं, संक्षिप्त होते हैं और उद्देश्य को लिए हुए होते हैं, उद्देश्यपूर्ण होते हैं, ताकि कहानी की गति तीव्र बनी रहे और घटना जल्दी समाप्त हो जाए, ठीक है। तो उपन्यास और कहानी में अंतर आपका समझा गया। अब अगला प्रश्न जो मैंने आपको बता दें, कहानी कला के तत्वों पर प्रकाश डालिए, बढ़िया प्रश्न है, इसको तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, इसको मैंने समझा भी रखा है आपका। देखिए समझ लो भैया, कहानी साहित्य की वह विधा है जो जीवन के किसी एक पहलू, किसी एक भाव, किसी एक क्षण या किसी क्षण को एकाग्रता के साथ चित्रित करती है। कहानी के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, जो किसी भी सफल कहानी के लिए आवश्यक माने जाते हैं। किसी भी कहानी की सफलता में इन छह तत्वों के आधार पर ही, कहानी कला के तत्वों के आधार पर ही विश्लेषण किया जाता है किसी भी कहानी का। कथानक, प्लॉट, यह कहानी का आधार होता है, जिसमें घटनाओं का क्रमबद्ध और संगठित विवरण होता है। कथानक में आरंभ यानी कि शुरुआत, कहानी का शुरुआत होता है, आरंभ। कथानक का पार्ट क्या होता है, कथानक में कई भाग होते हैं, कथानक का आरंभ, कथानक का मध्य जिसको संघर्ष कहते हैं, और मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स, ठीक है, और कहानी की समाप्ति यानी कि चरम सीमा जो होती है, क्लाइमैक्स के बाद में समाप्ति, कहानी की एंडिंग कैसे हुई, वो ये तीन चीज कथानक में होती है। दूसरा आपका होता है पात्र और चरित्र चित्रण, एक कहानी का दूसरा तत्व होता है। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी सभी का कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उनके स्वभाव, क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से उनका चरित्र स्पष्ट किया जाता है। तो ये होता है आपका पात्र और चरित्र चित्रण, कि कोई विलेन है, कोई गुंडा, मतलब कोई हीरो है, कौन है, ठीक है। संवाद, डायलॉग, पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद पात्रों के अनुकूल, स्वाभाविक और कथानक को आगे बढ़ाने वाला होता है, यानी संवाद यानी डायलॉग डिलीवरी जो होती है, ठीक है। इसके अलावा अगला आपका है देश काल और वातावरण, सेटिंग जिसको कहते हैं। यह कहानी की घटनाओं के घटित होने का क्या समय रहा, किस समय की घटना है, और किस स्थान यानी किस देश या किस समय की, किस स्थान की घटना है। समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को दर्शाता है, कौन समय की कहानी है और कौन जगह की कहानी है। छठा होता है आपकी शैली और भाषा, ठीक है।
कहानी कहने का ढंग या लेखक की भाषा शैली कैसी है? यह जैसे वर्णनात्मक भाषा शैली की हो सकती है, इसमें किसी भी चीज का वर्णन किया जा सकता है। ये आप कथात्मक हो सकती है कि भाई अपनी शैली में लिखी जा सकती है, प्रतीकात्मक हो सकती है या मिश्रित हो सकती है। तो इसमें तमाम प्रकार की शैलियों का प्रयोग कहानी लिखते समय लेखक लोग, पाठक लोग करते हैं। उद्देश्य क्या है? पर्पज इसका। प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जैसे मनोरंजन के उद्देश्य से कोई कहानी लिखी जाती है, कोई समाज के सुधार के लिए लिखी जाती है, कोई कहानी कोई संदेश देने के लिए लिखी जाती है, या फिर किसी मानवीय सत्य को उजागर करने के लिए कोई कहानी लिखी जाती है। तो इस तरीके से कहानी को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर नायक चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। चंद्रगुप्त जो है गुप्त सम्राट के एक महान एक प्रकार से व्यक्तित्व के रूप में आते हैं, बाद में राजा भी बनते हैं। रामगुप्त का छोटा भाई है ये, और ध्रुव स्वामिनी बाद में इससे प्रेम भी करती है, क्योंकि इसका व्यक्तित्व इतना प्रखर है कि इसको देख करके सभी मोह जाते हैं और इसकी वीरता से प्रसन्न है लोग। रामगुप्त राजा बना हुआ है, लेकिन रामगुप्त को लोग जनता पसंद नहीं करती, जनता चंद्रगुप्त को ही पसंद करती है। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी में चंद्रगुप्त ऐतिहासिक गुप्त वंश का पात्र है, जिसका चरित्र वीरोचित है, भावुक है, इमोशनल है, वो वीर पुरुष है और न्यायप्रिय गुणों से युक्त है। वो एक राजा की क्वालिटी जो होती है, एक नेतृत्व नेता की क्वालिटी, वो सब उसके अंदर है। सबसे पहली विशेषता उसके अंदर क्या है? योग्य और पराक्रमी राजकुमार है। चंद्रगुप्त शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, हट्टा कट्टा है, मानसिक रूप से योग्य था। वो मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल दोनों उसका बड़ा जबरदस्त था। वह गुप्त साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी होने के बावजूद अपने कायर और बड़े भाई रामगुप्त के कारण अधिकार से वंचित रहता था। तो उसका बड़ा भाई जो था बड़ा ही भीरू था। भीरू माने कि वो थोड़ा सा कैसा था बेटा? भीरू माने होता है कि वो थोड़ा सा उस टाइप का था, क्या नाम है उसका, डरपोक टाइप का था। जब सकराज उसके ऊपर आक्रमण करता है तो सकराज कहता है कि या तो भैया अपनी ध्रुव स्वामिनी को दो, मतलब की स्त्री को हमको सौंपो, या फिर जो है आप जो है हार मान लो। तो वो हार, तुम कहता है कि नहीं हार तो नहीं मानेंगे, हम अपनी जो है वाइफ को भेज दे रहे हैं। तो ध्रुव स्वामिनी कहता है कि चले जाओ सकराज के शिविर में। ध्रुव स्वामिनी मजबूर है जाने के लिए, लेकिन वो अपनी अस्मिता, अपनी मर्यादा में रह करके कहती मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तुमको छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मैं नहीं जाने वाली ऐसे, क्योंकि मेरी अस्मिता है। तो वो नारी की अस्मिता वहां पर दिखाई गई। और आप देखेंगे कि ये रामगुप्त ऐसा पति कैसा हो सकता है जो अपनी पत्नी को कहे कि हाँ जाओ। तब उस समय चंद्रगुप्त का जो है व्यक्तित्व निखर करके सामने आता। चंद्रगुप्त कहता है कि ठीक है तुम जाओ। पुरुष का भेष धारण करके ध्रुव स्वामिनी जाती है, और चंद्रगुप्त और उनके जो है कुछ सलाहकार लोग मिल करके फिर जो है फिर जाते हैं और उसकी हत्या की जाती है सकराज की। इस तरीके से तो ये रामगुप्त जो है भले ही बड़ा है, इसी वजह से उसको राजा शासन मिल गया है, लेकिन वो राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है सही तरीके से। इसकी विशेषता क्या है चंद्रगुप्त की कि ये भावुक भी और संवेदनशील प्रेमी भी है। वह ध्रुव स्वामिनी से सच्चा प्रेम करता है, लेकिन परिस्थिति और रामगुप्त की कायरता की वजह से उसे अपनी प्रेमिका का परित्याग करना पड़ता है। उसका यह बलिदान उसे अत्यंत दुखी और असंतुलित कर देता है। इस वो प्रेम करता चंद्रगुप्त, मतलब कि इसकी ध्रुव से, लेकिन अपनी प्रेम को भी कहीं ना कहीं त्यागने के लिए तैयार रहता है। आत्मसम्मान और विद्रोह की भावना या स्वर उसके अंदर है। जब रामगुप्त सकराज के पास ध्रुव स्वामिनी को भेजने के का कायरतापूर्ण निर्णय लेता है, तब चंद्रगुप्त का आत्मसम्मान जागृत हो जाता है। वह रामगुप्त की कायरता और अधर्म के खिलाफ विद्रोह कर देता है, रामगुप्त के खिलाफ हो जाता है। कहता है कि मैं इस नारी की अपमान का बदला, नारी के अपमान को नहीं सहूंगा। जयशंकर प्रसाद नाटक को लिख करके यह बताना चाहते हैं कि उस समय नारी की स्थिति क्या थी। नारी की स्थिति सुदृढ़ थी। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी को एकदम से देवी स्वरूपा बता दिया गया। नारी का जो आत्मसम्मान, जो पुरुषों की धूली, पुरुषों के पैरों तली की धूल समझी जाती थी, उस नारी को उठा करके यहां तो पुरुष के बराबर मस्तक के समान रख दिया। वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को समझना कोई आम बात नहीं है। हिंदी का दूसरा रामचरितमानस जैसे ग्रंथ कामायनी को लिखने में सक्षम है। वो कामायनी रचना 15 सर्गों में बटी हुई है, उसको लिखते हैं। तमाम नाटक, उपन्यास भी लिखा, कहानियां तमाम सारी लिखी। बहुत कम समय मिला था जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं।
जयशंकर प्रसाद के टक्कर का कोई मेरे हिसाब से छायावाद में भी नहीं था। चाहे वो अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत हो, नाटक में कार्लोनिया गाती है, और चाहे वो खुद की गायन की बात होती है, वो जब गाते हैं कि हाँ आंसू दुख ही दुख जीवन के, देखो छायावादियों के अंदर जीवन का बड़ा दुख ही रहा है, चाहे निराला हो, चाहे छायावादी ये हो, जयशंकर प्रसाद हो, कोई भी हो, न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ है। वह केवल प्रेमिका को बचाने के लिए नहीं, बल्कि स्त्री के सम्मान, राष्ट्र की गरिमा और न्याय की स्थापना के लिए लड़ता है। अंत में वह रामगुप्त की अवैधता को समाप्त करके सिंहासन और ध्रुवसामनी दोनों को प्राप्त करता है। ध्रुवसामनी चूंकि रामगुप्त की पत्नी है, उससे शादी भी करता है राम जो है चंद्रगुप्त, और सिंहासन पर भी बैठता है, अपने दोनों अधिकारों को प्राप्त करता है। चूंकि आप देखते हैं इस शौर्य पर हमेशा, शौर्य के जो है, अगर आपके पास शौर्य भुजाओं में बल है तो स्त्री आपकी होती है, ये पहले की धारणा चलती थी। लेकिन अब शौर्य से नहीं बल्कि प्रेम से स्त्रियों को जीता जाता है। इस बात को यहां पर दिखाया जयशंकर प्रसाद ने। और साथ ही से पहले क्या होता था आदिकाल में कि जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह ले करवाए, धाय दो डोला समर खेत मां, जे जीते ते ले उठा, इस तरीके चलता था, मारो काटो यही से चल रहा था। दांत पहले युद्ध करना पड़ता था शादी के लिए, दांत उखाड़े भवरा नल के ते दिल्ली में करे द्वारे चार, भवरा नल का नाम का हाथी पृथ्वीराज चौहान क्या बांधी थी, उसका जो हाथ, उसका दांत जो उखाड़ देता भवरा नल का, हाथी का दांत उखाड़ो, तब जाकर के तुम दिल्ली में द्वार पूजा करने के अधिकारी बनोगे। खंबा था जितना 22 हाथ ऊपर था तो 44 हाथ नीचे गड़ा हुआ था, उसको उखाड़ना था। मलखान जाके उखाड़ दिन खंबा पूरा, बेहोश हो गया मलखान। अलाउद्दीन में सब कहानियां बताई जाती हैं। बहरहाल तो यहाँ पर नारी, यहाँ पर दो चीज आपको दिखाई पड़, नारी अस्मिता की रक्षा, और साथ ही साथ में नारी को देवी के समान समझा गया, नारी के आत्मसम्मान मर्यादा की रक्षा की गई। और एक नारी अगर पुरुष अत्याचार करता है तो नारी उससे अलग हो सकती है, दूसरा विवाह भी कर सकती है, जैसे ध्रुवसामनी करती है। तो ये आपको नाटक में चीजें बताई गई। अगला क्वेश्चन आपका, अथवा पांचवा का अथवा क्या, निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहां पर आप चाहो तो व्याख्या कर डालो। पुरुषों में स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वो मेरे साथ नहीं चल सकते यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। ये आपको इसकी व्याख्या करनी है। संदर्भ भैया गद्यांश जयशंकर प्रसाद के नाटक, अभी जिसके बारे में चर्चा कर रहा था, जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुवसामनी से उद्धृत है। यह संवाद ध्रुवसामनी का है, जो वह अपने कायर पति रामगुप्त से तब कहती है जब रामगुप्त उसे सकराज के शिविर में भेजने का घृणित और कायरतापूर्ण निर्णय लेता है। तब वो एक कथन कहते कि तुम मुझे बेच भी नहीं सकते जब तुम हमारी चीजों की रक्षा नहीं कर सकते। प्रसंग है, प्रसंग लिखेंगे बेटा, क्या प्रसंग लिखेंगे, लिखेंगे कि रामगुप्त अपनी और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सकराज की अधीनता स्वीकार कर लेता है। सकराज शक होता है, शक होड़, ये सब विदेशी आक्रमणकारी है। वो आक्रमण करने के लिए जब आते हैं तो ये कहते हैं जो है उनकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कहता है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो कायरतापूर्ण निर्णय लेता है, वो कायर अपने आप को, मतलब कि वो उसको विश्वास नहीं कि हम जीतेंगे, ठीक है, तो वो कायरतापूर्ण निर्णय लेता है। तो सकराज से डील होती है कि भाई हम अपनी पत्नी को भेज देंगे तुम्हारे पास शिविर में और हमसे लड़ाई वगैरह मत करो, ठीक है। तो अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपनी स्त्री को और संधि के रूप में ध्रुवसामनी को सकराज को सौंपने का निर्णय ले लेता है कि ध्रुवसामनी आपकी होगी। इस अपमानजनक शर्त को सुनकर के ध्रुवसामनी क्रोध और अपमान से भर जाती है। अरे किसी भी स्त्री को आप बोलोगे, आपकी पत्नी है, आपके साथ शादी हुई है, आप बोलोगे उसके शिविर में जाओ, कोई जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ध्रुवसामनी को बड़ा अटपटा लगा ये बात, अपमान महसूस हुआ और रामगुप्त को चुनौती दे देती है ध्रुवसामनी। और वही समय का एक कथन है, वही ध्रुवसामनी कहती है बहुत गुस्से में, व्याख्या में लिखे, ध्रुवसामनी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में पुरुष समाज की मानसिकता पर प्रहार करती है। वह कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को मात्र पशु संपत्ति यानी एनिमल प्रॉपर्टी समझ लिया है क्या, जिस पर उनका मनमाना अधिकार है। जैसे पशुओं को आप चाहे तो खोल दे, चाहे तो खूंटा से बांध दे, चाहो तो जो चाहो करो, ऐसा स्त्रियां थोड़ी होती हैं। अरे स्त्रियां तो स्वतंत्रता में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन उतनी स्वतंत्रता ही स्त्रियों को होनी चाहिए जितनी की एक प्रकार से, जितनी की एक पुरुष को स्वतंत्रता, बराबर स्वतंत्रता तक नहीं मिलती तब तक मजा नहीं आता है। तो यही पर चीजें हैं। वह रामगुप्त को धिक्कारती है ध्रुवसामनी कि वह ना तो एक पति के रूप में उसकी रक्षा कर सकता है और ना ही एक राजा के रूप में वो कुल की मर्यादा, क्योंकि एक कुलवधू है, गुप्त सम्राट की महारानी ध्रुवसामनी, वो सकराज के शिविर में जाएगी।
इतना गया दिन आ गया। अरे मूर्ख, ना तो तुम अपने पति की मर्यादा को देख रहे हो कि मैं आपकी पत्नी हूं और आप मुझको उसके पास भेज रहे हो, तो तुमको तो वैसे डूब भर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। और दूसरी बात, चलो पति हटा दो, तुम एक राजा हो, और जब एक राजा अपनी पत्नी, एक कुल वधू, गुप्त सम्राट, हिंदुस्तान के इतिहास का, भारत के इतिहास का स्वर्णकाल, उस गुप्त सम्राट रामगुप्त की पत्नी, रामगुप्त वैसे कायर व्यक्ति, नाम ही न लो उसका, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे शासक जिस युग में हुए, उसमें उस कुल की वधू किसी दूसरे के शिविर में जाएगी, इतिहास के पन्नों पर क्या लिखा जाएगा? महोदय, तुम तो कायर हो, मूर्ख। उस समय और भी चीजें बताई हुई होंगी, तो ये सब चीजें, लेकिन इसमें मैं उतना ज्यादा लिखा है। तो राजा के एक कुल की मर्यादा और नारी के गौरव को बचा सकता है। वह रामगुप्त को चुनौती देती है कि यदि उसमें रक्षा करने की क्षमता नहीं है तो कम से कम वह उसे बेच भी नहीं सकता। अगर एक पत्नी की रक्षा का अधिकार या रक्षा नहीं कर सकता एक पुरुष, तो किसी को बेच भी नहीं सकता, वो भी अधिकार पुरुष के पास नहीं है। अगर पुरुष उसको ला करके खिला रहा है, पुरुष उसको रख रहा है, पुरुष उसकी सारी ख्याल रख रहा है, उसका हर एक मान सम्मान कर रहा है, तो फिर पुरुष का अधिकार है कि वो नारी के लिए तमाम सारी चीजें उसके लिए निर्णय ले सकता है। लेकिन ऐसा निर्णय फिर भी नहीं ले सकता कोई भी पुरुष, तो कम से कम उसे बेच भी नहीं सकता। जैसे पशु संपत्ति बेची जाती है, ऐसे ही बेचने का प्रयास। यह संवाद स्त्री अस्मिता और अधिकार का प्रश्न उठाता है। स्थापित सत्तात्मक व्यवस्था पर तीखा कटाक्ष करते हैं जयशंकर प्रसाद इस कथन के माध्यम से। यह संवाद नारी मुक्ति और मानवीय गरिमा के अधिकार को स्थापित करता है, जो इस नाटक का केंद्रीय भाव भी है। अगला क्वेश्चन, उपन्यास झांसी की रानी सारांश लिखिए अपने शब्दों में। बताएं, झांसी की रानी उपन्यास का सारांश लिखिए अपने शब्दों में। वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित है उपन्यास, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। झांसी की रानी मणिकर्णिका वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के ओजस्वी और प्रेरणादायक जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, नाना के संग खेली थी वो नाना के संग पढ़ती थी। इस तरीके से, और बच्चे को पेट में बांध के घोड़े पर चल करके तलवारों से चकनी चकनी के मारी वसाए झांसी के रानी। अंग्रेज एकदम से पता नहीं क्या अंग्रेज तब सामने ना आवत रहे, क्यों ऐसी तलवारबाजी एक स्त्री को देख करके दंग रह गया। पूरा समाज, पूरी अंग्रेज लोग एकदम से चकाचौंध हो गए कि भाई एक रानी ऐसे लड़ रही है। उनको लगा राजा है नहीं कब्जिया लेंगे, लेकिन बड़ी संघर्ष के बाद में फिर रानी ने आरंभिक जीवन। अच्छा, इतिहासकार जो रहे हैं वो सही से लिख नहीं पाए हैं इतिहास को। विदेशी इतिहासकार अपने नहीं विदेशियों का बखान किए हैं, भारतीयों का बखान नहीं किए। तो जो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों में सबसे नंबर 1 पर आते हैं। उन्होंने इस चीज को लिखा। उपन्यास मनु, इनकी बचपन का नाम था मनु, रानी का बचपन का नाम मनु है। उनके जन्म और उनके वीरता पूर्वक बचपन को दर्शाता है। मनु बचपन से ही साहसी थी, घोड़े की सवारी करना हुआ, तलवारबाजी में निपुण थी एकदम से। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से होता है और वह रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं मनु से। ठीक है, मणिकर्णिका भी उनका एक नाम रहा है। ठीक है, एक मूवी बनी हुई है, आप देख लीजिएगा, जिसमें कंगना रनौत ने इनका किरदार निभाया है। बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस हैं वो कंगना रनौत, उन्होंने बढ़िया किरदार निभाया है। उत्तराधिकार और डलहौजी की नीति, डलहौजी की एक नीति थी हड़प की नीति। उसी के तहत, क्योंकि दत्तक पुत्र है कि अगर आप किसी दूसरे लड़के को गोद में लिए हैं तो वो लड़का राजा नहीं बन सकता। अगर आपका लड़का सही मुझ के लड़का आपके ही गर्भ से हुआ है तो वो लड़का राजा बन सकता है, लेकिन अगर आप का लड़का नहीं है तो वो राजा नहीं बनेगा, वो अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा देश, प्रभु क्षेत्र। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी दत्तक पुत्र, दत्तक माने होता है जो गोद लिया गया पुत्र होता है, दत्तक पुत्र को गोद लेती है। परंतु लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेज झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता था। रानी इसे अस्वीकार कर देती है। रानी कहती है मैं नहीं दूंगी, और घोषणा करती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, ये स्पष्ट शब्दों में कहती है। स्वतंत्रता संग्राम होता है। उपन्यास में रानी के संगठन, उनके स्किल्स यानी कौशल और नेतृत्व यानी कि जो उनकी लीडरशिप है और युद्ध की जो तैयारियां हैं उसका मार्मिक वर्णन जो है इस उपन्यास में वृंदावन लाल वर्मा जी ने बड़ा जबरदस्त तरीके से किया है।
1857 के संग्राम में वह वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना करती हैं। जनरल ह्यूज रोज की सेना झांसी पर हमला करती है। रानी पुरुष के भेष में स्वयं सेना का नेतृत्व करती हैं। ऐसी रानी को प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। ऐसी रानी पुरुष का भेष धारण के बच्चे को भी बचा करके और युद्ध लड़ती है। शहादत, झांसी हाथ से निकल जाने पर भी वह कालपी और ग्वालियर पहुंच करके लड़ाई जारी रखती हैं। उपन्यास रानी की अदम्य इच्छा शक्ति और देशभक्ति को दर्शाता है। अंत में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं लड़ते हुए, लेकिन उनकी वीरता भारतीयों के लिए अमर प्रेरणा बन जाती है। और कहीं न कहीं पे जब स्त्रियों के ऐसे वर्चस्व को, जब स्त्रियां ऐसे काम करती हैं, तो पुरुष समाज जो कायरता के एकदम से उसमें ढका हुआ था, वो भी उठ करके सामने आया। अथवा आप निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। तो हीरामन वाला वही आ गया जो मैंने आपको समझाया था। हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ कि वह क्या कह करके गप करे हीराबाई से। हीराबाई कर दी, तोहे कहे या अहो कहे या अहाँ कहे। भाषा में बड़ों को अर्थात आप कह करके संबोधित किया जाता था। कचहरी बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोलकर गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो इसकी व्याख्या देखिए। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। यह गद्यांश प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम से लिया गया है। यह उदाहरण कहानी के नायक हीरामन, जो कि गाड़ीवान है, गाड़ी चलाता है, उसके मानसिक द्वंद्व को दर्शाता है। जब वह नौटंकी की कलाकार हीराबाई से बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, उसी समय का यह जो है चीज दिया गया है। प्रसंग लिखेंगे। हीरामन अपनी गाड़ी में हीराबाई को उसकी नौटंकी की जगह तक छोड़ने जा रहा है और गाड़ी में बैठा लिया है। वह हीराबाई के प्रति आकर्षण और सम्मान महसूस करता है, क्योंकि पहली बार जब किसी लड़के से, कोई लड़की, इतनी सुंदर लड़की कभी बात ना की हो, और जब वो बात कर ले, लड़का एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाता है। एकदम से लागत है कि अब पूरा दुनिया का संसार का सुख मिलेगा। जब कोई लड़की पहली बार बोल देती है स्कूल में, लगता है कि भैया अरे दाराम कहाओ। गांव के लड़के अगर हाई स्कूल इंटर में है, पहले तो भाई लड़के बेटी तो बोलते नहीं सामने से। हमसे जब पढ़ते हैं तो लड़के बेटी ना ही बोलते क्लास में, कब ने बातचीत नहीं, बातचीत कर ली तो भैया गुरु जी मारत रहे 4 डंडा, कहे बतवात रहे। ये सिस्टम चल रहा। अब का है, लड़के बेटे सब बैठ बतवात है। उस समय तब जब हम लोग पहली बार गए कानपुर पढ़ने के लिए कोचिंग, हमारे तक अगर कोई बोल भी दिया तो उससे डर के ऐसे कर ले, अरे नहीं बात करना, बिटिया हो वैसे नहीं बोले, डर लागत रही बिटियन से बोलेगा। ये सिस्टम चल रहा। अब के लड़के बिटिया कहा है, बैठा है महतारी बाप के सामने बैठा बतवात है, महतारी बाप एकदम से उन्होंने को नहीं, ठीक है लड़के हुए, दोस्त हैं, यार है, फ्रेंड है, से बोलेंगे। तो अच्छा, हीरामन के का स्थिति कि गांव के आदमी वो का कबो स्त्रियों से ज्यादा उतना लगाव रहा, ने प्रेम करिस, कबो अपने काम में व्यस्त रहा बेचारा। जब उतना प्यार से बोले जब हीराबाई, तो हीरामन एकदम से गदगद हो जाए। तो हीराबाई के प्रति आकर्षण और सम्मान वो महसूस करता है, क्योंकि वह शहरी यानी कचहरी भाषा में निपुण नहीं है और हीराबाई एक सम्मानित व्यक्ति है। इसलिए वह सोचता है कि उसे किस सर्वनाम, यानी उसको हम क्या कहें, क्योंकि पहली बार वो नहीं जानता कि नौटंकी वाली है वो। तो वो उससे कहता है कि हम तोहे कहें कि अहो कहें। अहो माने आप कही कि तू कही का प्रयोग करके बात शुरू करनी चाहिए। इसी द्वंद्व में वो एक प्रकार से सोच रहा है। इसी पर ये आपका दिया गया है गद्यांश। व्याख्या लिखिएगा। हीरामन की यह सोच ग्रामीण व्यक्ति की सहजता और शहरी ग्रामीण संस्कृति के बातचीत के अंतराल को दर्शाती है। जैसे हम लोग, जैसे होता है गांव के लोगों से, हम खुद ही इस बात को जानते हैं, खुद ही जानते हैं भाई, पहले हम भी डरते थे बोलने के लिए, आपको बात की जाए। अब तो हम कहीं पर बोलने से नहीं डरते हैं, कोई भी आ जाए, ठीक है चले। लेकिन पहले क्या होता था, पहले से गाँव में पहले तो भैया डर लागत है कि बोले। शहर बाहर के आदमी देखे बाद में, भैया शहर में रहा था, भैया फलाने शहर में रहा था, लड़का बिटिया शहर में रहा था, डर लागत है शहर के लड़के से। पहले जब गाँव के लड़के, जा अब शहर बाहर के लड़के कुछ नहीं जान पूते, गाँव में पैदा भेन है और गाँव से पढ़ाई थे भाई, ठीक है। तो गाँव ही ना कहो कि गाँव, और गाँव के लड़के शहर में जाके रहा था, तो बदिया पता चला ना कि गाँव के लड़के शहर में जाके रहा था, रूम ले ले, ठीक है, सब गाँव के रहा था, वहां जाके शहरी बन जाते हैं, ठीक है। तो हीरामन वह मानता है कि कचहरी बोली यानी शहरी औपचारिक भाषा में केवल औपचारिक सवाल जवाब ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। उसमें दिल की बात या गहरी मित्रतापूर्ण बातचीत नहीं की जा सकती है। अगर कोनो मिठऊ बात करे खुए तो वो अवधिन में मजा आए बोले में। जैसे अब हम कोनो चीज आपका बताइए अवधि में, ठीक है, आपस में कोनो चीज बतुआ के आप हमारे लगे आओ बैठो गुरु जी से मिले चले खे,
तो अगर हमसे आप मिले ही वो तो आराम से जो है कौन में बातचीत हो, एकदम से अवधि में बातचीत हो। लेकिन अगर हम पढ़ावे लिखा कोनो बात करबे तो एकदम से अपन एकदम औपचारिक तरीके से हो जाए। तो वही चीज है। दिल खोल गप तो केवल गांव की बोली यानी आंचलिक भाषा में ही संभव है। जहां अपनापन और सहजता होती है वही पर। आंचलिक माने होता है गंवई भाषा। यह गद्यांश भाषा के महत्व को दिखाता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं यानी इमोशंस और संबंधों की गहराई को भी व्यक्त करती है। यह हीरामन की सरलता और आंतरिक झिझक को भी उजागर करता है। आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। व्यंग्य साहित्य भोलाराम का जीव का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। भोलाराम का जीव हरिशंकर प्रसाई जो कि हिंदी के सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, उनकी रचना है। हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित प्रसिद्ध व्यंग्य रचना भोलाराम का जीव भारतीय सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, संवेदनहीनता और लाल फीताशाही पर करारा व्यंग्य किया गया है। लाल फीताशाही मतलब क्या होता है कि जो बड़े अधिकारी हो घूस वगैरह लेकर के ही काम करते हैं। कथानक क्या है इसका, कहानी का? सरकारी दफ्तर से 5 साल से पेंशन नहीं मिली है किसकी, हीरा मतलब किसकी, क्या नाम है, भोलाराम की। उसकी वजह से भोलाराम नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसको पेंशन नहीं मिली है, भूख प्यास भी है, खाना नहीं है, लड़के हैं, बच्चे हैं, वो भी भोजन की तलाश में रहते हैं। जब यमदूत उसकी आत्मा यानी जीव को लेने आते हैं तो पता चलता है कि भोलाराम का जीव रास्ते से गायब हो गया है। यानी भोलाराम का मारा तो लेकिन उसका जीव नहीं मिल रहा है किसको, चित्रगुप्त को या यमराज के दूतों को। स्वर्ग और पृथ्वी पर खोज चालू हो जाती है। यमराज चिंतित होते हैं और नारद मुनि जो है रहस्य की जांच करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। नारद पहले भोलाराम के घर पर जाते हैं और फिर उन सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण करते हैं जहां भोलाराम की पेंशन रुकी हुई थी या पूरा मामला फंसा हुआ था। ठीक है। रहस्य का उद्घाटन कब होता है बेटा? रहस्य और व्यंग्य यहाँ पर क्या है? नारद मुनि को अंत में पता चलता है कि भोलाराम का जीव कहीं नहीं गया बल्कि उसकी पेंशन फाइल के नीचे दबा हुआ है। क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं जो होती हैं, व्यक्ति के मरने के बाद भी उसकी इच्छाएं रहती है। अगर इच्छा नहीं खत्म होती तो वो व्यक्ति मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तो पेंशन अधिकारी ने रिश्वत यानी घूस मांगा था और भोलाराम घूस को नहीं दे पाया था। इसी वजह से 5 साल तक सरकारी दफ्तर का चक्कर काटते काटते और अंतोगत्वा उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पेंशन अधिकारी ने रिश्वत यानी घूस न मिलने के कारण से फाइल दबी रह गई थी और फाइल के नीचे ही एक प्रकार से उसका जीव जाकर के बैठा हुआ था। संदेश कहानी ये देना चाहती है इसमें, इसके माध्यम से नारद मुनि को यह एहसास होता है कि सरकारी दफ्तरों का भ्रष्टाचार अब स्वर्ग और मृत्यु के बाद के नियमों को भी प्रभावित करने लगा है। इतना भ्रष्टाचार पृथ्वी पर हो गया है। ठीक है। यह रचना स्पष्ट करती है कि भारत में पैसा और रिश्वत ही अंतिम सत्य है जिसके बिना मृत्यु के बाद मुक्ति भी संभव नहीं है। यानी मरने के बाद भी व्यक्ति जो है उसी अपने उसमें फंसा रहता है और उसके बाद भी उसको पेंशन या उसका जो भ्रष्टाचार है वो कम नहीं होता है। यहाँ तक कि नारद जब जाते हैं कहते हैं कि भैया पेंशनिया के मामला दे दियो, मेहरारू लड़का परेशान है, उनके भोलाराम के 2 लड़के हैं, मेहरारू है रोवत रही बेचारी, खाना नहीं है, खाए का करे। अरे भोलाराम मर गए लेकिन लड़के तो जिंदा रही है, पेंशनिया मिला करे तो बेचारे खावा पिया करिए। तब जब नारद जी हमें समझावत हैं जाके बड़े साहब का, तब बड़े साहब कहत हैं, अरे महाराज यहाँ पर भी कुछ दक्षिणा लगती है। नारद जी कहने, भैया हम का गरीब आदमी सन्यासी का दे दी तू का। तब तक जो है अधिकारी साहब के नजर बीड़वा जाती है और बीड़वा नारद जी लिहा रहते हैं। महती नाम का बीड़ा बजाते हैं नारद जी। ठीक है। श्रीमद नारायण नारायण की धुन चलते हुए चलते, यह उतार दो महाराज, भैया यह उतार दियो। तुम्हें क्या पता ही सबका बीड़वा उतरवाइल हिस, नारद जी के बीड़वा उतरवाइल हिस भैया। कौन? जो अधिकारी हुए थे भोलाराम के ऑफिस में जो काम कर रहा, कहीं इसकी हमारी बिटिया के कोनो कंपटीशन है, जगह दे दो बीड़ा, और बीड़ा उतरवाइल हिस नारद जी से। इस यहाँ कुछ दिया एक पर्थ है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार पर एक तीक्ष्ण व्यंग्य किया है हरिशंकर परसाई साहब ने। ये बात ध्यान, ठीक है। समझो आगे, चुप में जान लियो कि खुद बताया हो ना ये चीज जो हम बताए। आगे बढ़ो। 8वां प्रश्न देखो भैया, एकांकी कला की दृष्टि से दीपदान एकांकी की समीक्षा करो। दीपदान एकांकी बहुत बढ़िया एकांकी है, राम कुमार वर्मा का एकांकी हुई। ठीक है। दीपदान एकांकी एक अंक का नाटक है, इसमें कई दृश्य हैं, अत्यंत सफल और उच्च कोटि का एकांकी है जो एकांकी कला के सभी तत्वों पर खरा उतरता है। एकांकी कला के तत्वों के आधार पर एकांकी की अगर बात करें तो आइए समझते हैं। एकाग्रता सबसे पहली बात होती है, यूनिटी ऑफ इंप्रेशन इसकी विशेषता। एकांकी का मुख्य उद्देश्य बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के भाव को स्थापित करना है। यहाँ पर यह पूरी रचना पन्नाधाय के महान त्याग, पन्नाधाय जो है उदयपुर के मतलब की जो है
महाराज है, उन्हीं के एक पुत्र है, उसके खिलाफ षड्यंत्र होता है, उसी को बचा लेती है, अपने पुत्र का बलिदान कर देती है। यह पूरी रचना पन्नाधाय के त्याग पर केंद्रित रहती है, जिसके प्रभाव की एकाग्रता बनी रहती है। कथानक अगर समझे, कथानक लिखेंगे यानी स्टोरी क्या है। कथानक सरल है, इसमें कुंवर उदय सिंह है, उनको बचाने के लिए पन्नाधाय के द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे देने की घटना है। यानी कि जब उदय सिंह को मारने के लिए, राजा को मार देता है, उदय सिंह को मारने के लिए जो है, जो मंत्री वगैरह होते जो मारने के लिए आते हैं, तो ये पन्नाधाय जो कि इसकी रखवाली करती है, किसकी, उदय सिंह की। पन्नाधाय का पुत्र चंदन भी उदय सिंह के साथ खेलता है, उदय सिंह का मित्र है, उदय सिंह जैसा ही दिखता है, मतलब उसके जैसा ही है, आसपास मतलब कि उसके बराबर का ही है। पन्नाधाय कहती कि भाई ये तो राजा का लड़का है उदय सिंह, इसको बचा लेते हैं, और चूंकि मारने आएंगे तो चंदन को पन्नाधाय के बेड पर लिटा देती है, और इसको, ठीक है, उदय सिंह को राज्य से बाहर भिजवा देती है, ताकि एक व्यक्ति को लेकर के, मंत्री को लेकर के, भाई तुम ले जाओ, इसको सुरक्षित रखो। तो इस तरीके अपने और ये पुत्र इसके स्थान पर लेट जाता है। अंधेरी रात में आते हैं सैनिक लोग और मार कर किसको चले जाते हैं, चंदन को मार देते हैं, और इसका जो है ये उदय सिंह बच जाता है। इसी का दीप दान कर दिया, अपने अपने कुल दीपक को दान कर दिया। एक ऐसी माता पन्नाधाय अपने लड़के को कुर्बान कर देती है, एक राजनिष्ठा, राज्य भक्ति के प्रति, अपने दिल के टुकड़े, कलेजे के टुकड़े को बलिदान देने के लिए एक वो मां नहीं, यहां पर राजभक्ति को सर्वोपरि दिखाते हुए यहां पर अपनी निजी स्वार्थ को कम कर दिया गया है, यानी कि अपने पुत्र का बलिदान राजभक्ति के लिए देने की वाली एक मां भारत में ही पैदा हो सकती है, और भारत में ऐसे पुत्र पैदा हो सकते हैं जो कि अपने प्राणों का बलिदान भी अपने राज्य के लिए दे देते हैं। पन्नाधाय की उसी त्याग की कहानी है। इस एकांकी का नाम दीपदान इसीलिए रखा गया क्योंकि दीपदान में एक दीपदान किया जाता है, वो दीपदान है। दूसरा दीपदान पन्नाधाय करती है, अपने पुत्र का, अपने कुल दीपक का प्राणों की बलि दे देती है अपने राज्य की निष्ठा की। तो पुत्र चंदन का बलिदान देने की घटना है। यह घटना एक रात की है जो एकांकी के लिए आवश्यक तीव्रता और संघर्ष पैदा करती है। ठीक है, एक रात की पूरी घटना एक ही दृश्य आसानी से एक दो दृश्य में खत्म हो जाती है। पात्र और चरित्र, पात्र सीमित है, पन्ना है, उदय सिंह है, शामली है और बनबीर है। बनबीर ही मारना चाहता है। पन्नाधाय का चरित्र कर्तव्यनिष्ठा और मातृ प्रेम के द्वंद्व से अत्यंत सशक्त उभरा है। उसमें कर्तव्यनिष्ठा, उसके राज्य के प्रति उसकी कर्तव्य की भावना, और उसका माता का प्रेम दोनों दिखता है। तो माता का प्रेम पीछे हो जाता है और यहाँ पर कर्तव्यनिष्ठा उसकी अग्रणी हो जाती है। एकांकी में चरित्रों की संख्या कम होने से उनके मानसिक संघर्ष को गहराई से दिखाया भी जा सका है। संवाद की बात की तो संवाद छोटे हैं, तीखे हैं, भावपूर्ण है। पन्ना और बनबीर के संवादों में संघर्ष की चरम सीमा स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है, जिससे पाठक या दर्शक बंधे रहते हैं। तो बनबीर ही मारना चाहता है किसको, इसको, उदय सिंह को। संकलन त्रय, 3 यूनिट्स, यूनिटाइज। यह एकांकी संकलन त्रय यानी कि समय की किस स्थान और कार्य की एकता। संकलन त्रय जो है इसकी एक विशेषता होती है, इसका एक तत्व होता है किसका, एकांकी का। समय यानी कि समय की कहानी, समय, स्थान और कार्य की एकता, ये तीनों का बड़ा जरूरी होता है। यह पूर्णतः पालन करता है। पूरी घटना एक ही स्थान यानी चित्तौड़ के महल में पन्नाधाय के कक्ष में संपन्न होती है। एक ही समय यानी एक रात की पूरी घटना है, और एक ही मुख्य कार्य इसमें बलिदान पर केंद्रित है। इसीलिए एकांकी की बात की तो एकांकी में देखिए एक ही घटना होगी, एक ही जगह पर होगी और एक ही समय में होगी। इसमें 2-3 दिन का समय नहीं लगता, इसमें एक ही दिन की चीजें होती हैं। तो इसीलिए इसको एकांकी कहते हैं। एक दृश्य में ही पूरी घटना खत्म हो जाती है। एकांकी में संकलन त्रय का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार दीपदान एकांकी कला के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट रचना है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, एकांकी कला में संकलन त्रय क्या है, इसका महत्व समझाइए। देखिए, संकलन त्रय की अगर बात की महोदय, तो एकांकी यानी कि 1 एक्ट प्ले कहा जाता है इसको। उसकी कलात्मक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है 1 एक्ट प्ले। 3 मूलभूत सिद्धांत है ये, जिनका पालन करने से एकांकी का प्रभाव गहन और एकाग्र हो जाता है, जो कि आपको दीपदान एकांकी में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। संकलन त्रय, एकांकी की घटना की अवधि कम होनी चाहिए, आदर्श रूप से कम 24 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 1 दिन की घटना हो। 24 घंटे की घटना होती है, इससे नाटक की गति तीव्र रहती है और वो एकांकी कही जाने की योग्य होती है। तो समय कम से कम 24 घंटे के अंदर ही एकांकी होनी चाहिए। स्थान संकलन की बात की जाए, यूनिटी ऑफ प्लेस, एकांकी की पूरी घटना एक ही स्थान या बहुत कम स्थानों पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी ज्यादा दूरी पर ना हो, एक ही स्थान पर हो, एक ही दृश्य 2 दृश्य में खत्म हो जाए। ठीक है, जबकि नाटक में कई दृश्य होते, कई अंक होते, कई स्थान आते हैं, लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं होता, ताकि दृश्यों में परिवर्तन में समय व्यर्थ ना हो और दृश्य एक ही ध्यान न भटके लोगों का।
कभी कभी क्या होता है कि जंगल है, फिर पहाड़ आ गए, फिर नदी आ गई, फिर हिमालय पर्वत, फिर आ गए, ऐसे में एकांकी समझने में मजा नहीं आएगा। एक ही स्थान पर एकांकी घटित होगी तो मजा आएगा। कार्य संकलन, यूनिटी ऑफ एक्शन। एकांकी में केवल एक ही मुख्य घटना या कार्य होना चाहिए, इसमें कोई अनावश्यक उपकथा या प्रसंग शामिल नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। संकलन त्रय के महत्व की अगर बात की जाए तो प्रभाव की एकाग्रता। एकांकी का मुख्य उद्देश्य दर्शकों या पाठकों के मन पर एक तीव्र और एकाग्र प्रभाव छोड़ना होता है, ताकि एक जनता जो है उसमें उससे 1 मिनट के लिए भटके ना, ठीक है, और आराम से पढ़ती रहे उसको, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। संकलन त्रय इस एकाग्रता को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा स्वाभाविकता और विश्वसनीयता भी इसमें होती है। घटना को कम समय और एक ही स्थान पर केंद्रित करने से वह अधिक स्वाभाविक और वास्तविक घटना लगने शुरू हो जाती है। कलात्मक संक्षिप्तता भी इसमें आपको दिखती है। एकांकी एक छोटी विधा होती है। संकलन त्रय लेखक को सीधे मुख्य बिंदु पर आने और अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए बाध्य करता, ताकि कहानी को छोटा रखा जाए और बहुत आसानी से चीजों को समझा दिया जाए। तीव्र गति भी इसमें आपको दिखाई पड़ती है। तीव्र गति, समय और स्थान की सीमा के कारण कथानक में तीव्र गति बनी रहती है, जिससे संघर्ष और चरम सीमा जल्दी आती है, क्लाइमेक्स वगैरह जल्दी आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो इनमें से केवल एक प्रश्न करने होते हैं। 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। आप बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझ पा रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाटकों के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, इसको तीव्र गति से समझते हैं। चले, नाटक हिंदी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है, जिसका उद्भव और विकास एक लंबी परंपरा का परिणाम होता है, ठीक है। नाटकों का उद्भव की बात की तो हिंदी नाटक का उद्भव वैदिक काल की संवाद सूक्तियों और लोक नाट्य परंपरा से माना जाता है। संस्कृत नाटकों जैसे कालिदास के नाटक हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है, एक समृद्ध परंपरा भारत में पहले से मौजूद रही है। हिंदी का प्रथम नाटक है मौलिक नाटक, गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा लिखित नहुस नाम का नाटक 1859 में लिखा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। नाटकों का विकास जो हुआ है भारतेंदु युग में, प्रवर्तक है इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक को सही अर्थों में आधुनिक रूप दिया। विषय उनके नाटकों में खास करके अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा में समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना और व्यंग प्रमुख नाटक लिखे गए। उन्होंने मौलिक नाटकों के साथ साथ संस्कृत और बंगला नाटकों का अनुवाद भी किया है भारतेंदु जी ने। दूसरा युग आता नाटकों का प्रसाद युग, स्वर्ण युग जिसको कहते हैं। हिंदी नाटकों का स्वर्ण युग कहा जाता है प्रसाद नाटक को, प्रसाद युग के नाटकों को। प्रमुख नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्हें युग परिवर्तक नाटककार भी कहा जाता है। विषय, प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों और पौराणिक विषयों को लिया। चंद्रगुप्त नाटक लिखा, स्कंदगुप्त नाटक लिखा, ध्रुव स्वामिनी। उनके नाटकों में राष्ट्रीय भावना, दार्शनिकता और मानवीय भावना की गहराई भी दिखाई पड़ी है। प्रसादोत्तर नाटक बात की, रंगमंच की ओर ज्यादा इशारा किया गया। प्रमुख नाटककार मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, उपेंद्र नाथ तस्क, ये प्रसाद जी के बाद के नाटककार हैं। परिवर्तन, इस युग में नाटक का काव्यत्व, नाटक जो है काव्य तत्व से हट करके रंगमंच की समस्याओं पर अधिक केंद्रित हुआ। सामाजिक यथार्थ, मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर मुख्य रूप से नाटक लिखे जाने लगे। और आधुनिक युग आता है नाटक का हिंदी का समकालीन नाटक। विष्णु मतलब इसका विषय रहा असंगति बोध, ठीक है, शहरी जीवन की विसंगतियां, राजनीतिक भ्रष्टाचार और अस्तित्ववाद जैसे विषयों पर नाटक लिखे गए। जैसे मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग, ये सब नाटक ऐसे हैं जो कि वर्तमान की समस्याएं, जो भ्रष्टाचार है राजनीति में, इन सभी पर लिखे गए। इस प्रकार हिंदी नाटक ने सुधार से लेकर के ऐतिहासिक गौरव और अंत में आधुनिक यथार्थ तक का सफर तय किया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से अच्छा, कहानी के उद्भव और उसके तत्वों की समीक्षा कीजिए तो कहानी साहित्य की सबसे लोकप्रिय और प्राचीन विधाओं में से एक है। कहानी का उद्भव, कहानी कहने की परंपरा भारत में अति प्राचीन है, जो पंचतंत्र से लेकर के जातक कथाओं तक आपको देखने को मिल जाती है। आधुनिक कहानी का जन्म हिंदी में, आधुनिक कहानी का जन्म कब हुआ? सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से हुआ 1900 ईस्वी से। माधवराव सप्रे की पहली कहानी मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसका विकास क्रम आप देखते हैं। प्रारंभिक दौर किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 में पहली कहानी मानी जाती है। इस दौर में मनोरंजन और उपदेश को महत्व दिया जाता था कहानी में। प्रेमचंद युग आता है, प्रेमचंद में कहानी को यथार्थ और सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा गया। उनकी कहानियां प्रेमचंद जी की जैसे कफन पूस की रात, ग्रामीण जीवन, किसान और नारी की समस्याओं को लेकर के लिखी गई। प्रसाद युग आता कहानी का, जयशंकर प्रसाद की कहानियां भावुकता, रहस्यवाद और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से युक्त थी। प्रगतिवादी कहानी आती, नई कहानी, यशपाल, जैलेंद्र कुमार, मोहन राकेश जैसे कहानीकार आए, ठीक है, और नया आयाम दिया कहानी को। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और सामाजिक विसंगतियां मुख्य रूप से विषय बनी। कहानी के तत्व आपने समझ ही लिया होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये सब हो गया आपका। अब इसको मैं आगे भी चर्चा करूंगा, तमाम सारे लेक्चर, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मेरे हिसाब से इतना लंबा जो है वीडियो के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है। चले
जिनको भी जुड़ना है पीडीएफ प्राप्त करने हैं 99 84 039 139 इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जिन बच्चों को थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का ज्वाइन होना है ग्रुप, ठीक है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, उनके लिए फीस कितनी है, मात्र 150 रुपए में आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का केवल थर्ड सेमेस्टर की फीस, अगर पीडीएफ और नोट्स लाइव क्लास प्राप्त करनी है तो आपको थर्ड सेमेस्टर की फीस केवल 100 रुपए है सभी सब्जेक्ट के लिए, और केवल 150 रुपए फीस में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए सभी के लिए मिल जाएगा आपको मात्र 150 रुपए में सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, या आपको आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए भेज देने एक सेमेस्टर के लिए, और दोनों सेमेस्टर का अगर आपको ज्वाइन करना है तो 150 रुपए आप भेज दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से प्यार दुलार बना रखेंगे। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, एमजी पैरी बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।